नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी अर्थात भूगोल विषय से पूछे गए प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत 81 नंबर प्रश्न से लेकर 115 नंबर प्रश्न तक, मतलब कुल 35 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के 3 वीडियोज में 1 नंबर प्रश्न से लेकर 80 नंबर प्रश्न तक सॉल्व किया गया है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जो 81 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एल्यूशियन ट्रेंचेज इज लोकेटेड इन, एल्यूशियन खाई या गर्त स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं पूर्वी हिंद महासागर में, ईस्टर्न इंडियन ओशियन में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, सदर्न पैसिफिक ओशियन में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में और पश्चिमी हिंद महासागर में, वेस्टर्न इंडियन ओशियन में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप मुझे बताइए। तो करेक्ट आंसर है आपका ये उत्तरी प्रशांत महासागर में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 82 नंबर, कि आप बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं 5 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, 40 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। सो क्वेश्चन क्या है, द हाईएस्ट सैलिनिटी इन नदर्न हेमिस्फीयर इज फाउंड। तो आपने देख लिया, तो करेक्ट आंसर है आपका 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 83 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय संसाधन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मैराइन रिसोर्स। ऑप्शन दिए हुए हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मोनोजाइट या अभ्रक। तो अभ्रक जो है ये एक सागरीय संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है 84 नंबर, कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। Who propounded the stationary wave theory of the origin of tides? ऑप्शन दिए हुए हैं वेवेल महोदय, गैरिसन महोदय, हैरिस महोदय या थ्रेसलर महोदय। तो थ्रेलर महोदय। तो आपका जो सही उत्तर है वो है R.A. हैरिस महोदय। अब आप बताइए कि वेवेल महोदय ने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तरंगों की उत्पत्ति या ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित। दूसरा आप बताइएगा कि गैरिसन महोदय ने नगरीय भूगोल में किस स्पेसिफिक फील्ड में काम किया था। अगला प्रश्न जो 85 नंबर पूछा गया है उसमें आपको लिस्ट मैच करना है। एक तरफ जो है समुद्री धाराएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ उस महासागर का नाम दिया हुआ है। सूची 1 में महासागरीय धाराएं तथा सूची 2 में महासागर के नाम है। तो अंगुलहास की धारा आपकी कहाँ से है, किससे जुड़ी हुई। तो अंगुलहास की धारा आपकी दक्षिण हिंद महासागर से है। दूसरी है हम्बोल्ट की धारा, तो इसमें आप चारों में से देखिए किसमें सही हो सकता है, वो हो गया दक्षिणी प्रशांत महासागर में। क्यूरिशियो की धारा जो है वो आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर में, और वेंगुएला की धारा जो है आपकी है दक्षिणी अंध महासागर की धारा में। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा व डी का दूसरा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि इन महासागरीय निक्षेपों में से ग्लोबिजेरिना निक्षेप एमंग ओशियन डिपॉजिट्स, ग्लोबिजेरिना ऊज इज ए। ऑप्शन दिए हुए हैं अकार्बनिक निक्षेप, इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, जैविक निक्षेप, बायोजेनिक डिपॉजिट्स, सागरीय तटीय निक्षेप, सी शोर डिपॉजिट और भूपिज निक्षेप या टेरिजीनियस डिपॉजिट। तो आपका जो सही उत्तर है वो है अकार्बनिक निक्षेप। अगला जो प्रश्न पूछा गया 87 नंबर, कि एटॉल सर्वाधिक संख्या में स्थित हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटॉल एग्जिस्ट इन। ऑप्शन दिए हुए हैं हिंद महासागर में, आंध्र महासागर में, आर्कटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में। तो आपका जो उत्तर सही है वो है आपका प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 88 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड के आधार पर करना है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि तटीय प्रवाल भित्तियों की सीमा से तट सटी होती है, मतलब कि जो तटीय प्रवाल भित्तियां होती हैं वो स्थल की सीमा से सटी होती हैं।
दूसरा है कि अवरोधक प्रवाल भित्तियां स्थल से लैगून द्वारा पृथक होती हैं। तीसरा है कि ग्रेट बैरियर रीफ न्यू साउथ वेल्स के पूर्व में स्थित है। और चौथा जो कथन है कि एटॉल एक मुद्रिका के आकार का द्वीप है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इनमें से जो भी दिया हुआ है कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट को एक बार इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। इंग्लिश वर्जन में ए दिया हुआ है फ्रिंजिंग रीफ्स क्लाइंग टू द मार्जिन ऑफ लैंड। बी दिया हुआ बैरियर रीफ्स आर द सेपरेटेड फ्रॉम लैंड बाय लैगून। तीसरा है द ग्रेट बैरियर रीफ लाइज टू द ईस्ट ऑफ साउथ वेल्स। और जो डी दिया हुआ है एन एटॉल इज ए रिंग शेप्ड आइसलैंड। तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन है वो नहीं सही है और जितने भी ऑप्शन है वो आपके सही हैं, मतलब कि ए, बी और डी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोजियोकेमिकल साइकिल। ऑप्शन दिए हुए हैं कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, अपरदन चक्र या ऑक्सीजन चक्र। तो आपका जो नहीं है वो है आपका अपरदन चक्र या साइकिल ऑफ इरोजन। 90 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड होता है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज। ऑप्शन दिए हुए हैं सीधा खड़ा जिसका आधार चौड़ा हो, मतलब अपराइट ब्रॉड बेस। दूसरा है उल्टा इन्वर्टेड। तीसरा है क्षैतिजीय हॉरिजॉन्टल। चौथा है पैरेलल समानांतर। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका पहला नंबर सीधा खड़ा। अगला जो प्रश्न है 91 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता का प्रदेश है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन दिए हुए हैं मरुस्थल मतलब डेजर्ट्स, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन्स। तो आपका बी हो गया। सी पूछा हुआ कि घास के मैदान मतलब ग्रासलैंड्स। चौथा है आर्कटिक के हिम मंडित क्षेत्र स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ आर्कटिक। तो आपका जो सही विकल्प है वो है बी उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 92 प्रश्न वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश या क्षेत्र विश्व का वृहद जैव विविधता का क्षेत्र नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री और एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं मैक्सिको, टर्की, मेडागास्कर, ब्राजील। सो द करेक्ट आंसर इज टर्की। अगला प्रश्न पूछा गया 93 नंबर प्रश्न कि विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल या हॉट स्पॉट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं सुंडालैंड, मध्य चिली, साइबेरिया, कैरिबियन द्वीप समूह। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका साइबेरिया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 94 नंबर प्रश्न कि पादपीय उद्यान पादपों के लिए तथा प्राण विज्ञान उद्यान जानवरों के लिए किस प्रकार के जैव विविधता संरक्षण के उदाहरण हैं। बॉटनिकल गार्डन फॉर प्लांट्स and zoological parks for animals are the example of which type of biodiversity conservation। ऑप्शन दिए हुए हैं बहिर्स्थानिक संरक्षण मतलब एक्स सिटू। दूसरा है स्वस्थानिक संरक्षण इन सिटू। तीसरा है एकीकृत तंत्र इंटीग्रेटेड सिस्टम। और चौथा है कानूनी तंत्र लेजिस्लेटिव सिस्टम। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ए नंबर इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन या बहिर्स्थानिक संरक्षण। 95 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जियोलॉजिकल एनवायरमेंटल हैजार्ड। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए अगर हिंदी वर्जन आपको समझ नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पे आप अंग्रेजी वर्जन जरूर पढ़ें जिससे कि आपके प्रश्न के उत्तर देने की संभावना कम हो जाती है। ऑप्शन दिए हुए भूस्खलन, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी क्रिया, लैंडस्लाइड, ड्राउट, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी। तो आपका जो सही उत्तर है वो है सूखा।
ठीक है, मतलब कि आपका बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वो हम लोग देख लेते हैं। 96 नंबर प्रश्न कि किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया? हु यूज्ड द वर्ड फिजिकल ज्योग्राफी फॉर द जनरल ज्योग्राफी? ऑप्शन दिए हुए हैं हमबोल्ट, कार्ल रिटर, रेटजेल, रिस्थोफेन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका हमबोल्ट। अगला प्रश्न पूछा गया 97 नंबर प्रश्न कि ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स पुस्तक के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ बुक ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स इज, ऑप्शन दिए हुए हैं डेविड हार्वे, एडवर्ड सोजा, स्टोडार्ट, आरजे जॉन्स्टन। तो आपका जो उत्तर सही है वो है आरजे जॉन्स्टन। ये पीजी लेवल पे जो ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ाया जाता है उसमें आपसे रिकमेंड की जाती है बुक ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 98 नंबर प्रश्न कि भूगोल के व्यवहारवादी सांचा किसने प्रस्तावित किया था? हु इंट्रोड्यूस्ड द बिहेवियरल मैट्रिक्स इन ज्योग्राफी? ऑप्शन दिए हुए हैं एप्रेड, किर्क, जेंसन, ब्राउन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ए नंबर ऑप्शन, ए प्रेड। ये आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 99 नंबर प्रश्न कि बताइए कि द मेजर नेचुरल रीजन्स लेख के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ आर्टिकल द मेजर नेचुरल रीजन्स? ऑप्शन दिए हुए हैं रॉक्सबी, हर्बर्टसन, स्टाम्प और हार्टसोन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है एजे हर्बर्टसन। अगला प्रश्न है जो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक जो पहली सूची दी हुई है उसमें भूगोलवेत्ताओं के नाम दिए हुए हैं तथा दूसरी सूची में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक या लेख के नाम दिए हुए हैं। तो एच बैरोज नामक जो व्यक्ति थे, भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने जो किताब लिखी थी वो उसका नाम था ज्योग्राफी एज ए ह्यूमन इकोलॉजी। और ह्यूमन इकोलॉजी टर्म भी बैरोज महोदय ने दिया था। ये आपसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद हंटिंगटन महोदय थे, हंटिंगटन महोदय ने क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन नामक किताब लिखी। उसके बाद अर्नॉल्ड गुयोट ने जो किताब लिखी उसका नाम था द अर्थ एंड मैन। और चार्ली एंड हैगेट महोदय ने जो किताब लिखी उसका नाम था मॉडल्स इन ज्योग्राफी। तो आपका सही उत्तर हो गया ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 101 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोलवेत्ता संभववाद की संकल्पना से संबंधित नहीं है? Which one of the following geographers is not associated with concept of possibilism? आपका ऑप्शन दिया हुआ है फेवरे, डिमांजिया, डेमोलिंस या ब्लिंचर्ड। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका डेमोलिंस। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी विनिमय प्रक्रिया नहीं है? विच इज नॉट ए एक्सचेंज एक्टिविटी? ऑप्शन दिए हुए हैं माल परिवहन, फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन, दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन, खुदरा व्यापार, रिटेल ट्रेड और या फिर प्रबंधन मैनेजमेंट। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका प्रबंधन। अगला प्रश्न पूछा गया है 103 नंबर प्रश्न कि अर्थव्यवस्था का साधारण मॉडल आधारित होता है। ए सिंपल मॉडल ऑफ इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन दिए हुए हैं निर्णय लेने वाले तत्वों के समूह पर, ए सेट ऑफ डिसीजन मेकिंग एलिमेंट्स। दूसरा है परिवहन जाल पर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे। तीसरा है पर्यावरण पर, एनवायरनमेंट पे। चौथा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ए, निर्णय लेने वाले तत्वों के समूह पर, ए सेट ऑफ डिसीजन मेकिंग एलिमेंट्स। 104 नंबर प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया कि स्थानिकीय बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ए है कि अन्य प्रदेशों से पृथक, बी है अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति, तीसरा है परिवहन जाल से संयुक्त, चौथा है स्थानिक इकाई से समस्त सेवाएं प्राप्त करना। अब आपसे पूछा गया कि कौन सा सही है, ए सही है या ए बी सी सही है या बी सी सही है या ए बी सी डी सही है। तो इसका इंग्लिश वर्जन दे देते हैं कि क्या दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पेशली क्लोज्ड इकोनॉमी। ये टर्म आपको जरूर ध्यान रखना है, स्पेशली क्लोज्ड इकोनॉमी। ए दिया हुआ है आइसोलेटेड विद अदर रीजन्स। उसके बाद जो है बी दिया हुआ है फुलफिल देयर ओन नीड्स। सी है लिंक्ड बाई ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। डी दिया हुआ एक्वायर सर्विसेज इंटायरली विद इन ए स्पेशल यूनिट।
तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए बी सी डी, मतलब कि चारों ऑप्शन आपके सही हैं। 105 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन दिए हुए हैं भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, जल विद्युत, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, आणविक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी और सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आणविक ऊर्जा। 106 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ऑप्शन दिया हुआ है समोच्च रेखीय जुताई, मतलब कंटूर प्लॉइंग। दूसरा है नहरों द्वारा सिंचाई, कैनाल इरिगेशन। तीसरा है नियंत्रित पशुचारण, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। चौथा है फसल चक्रीकरण, क्रॉप रोटेशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका नहरों द्वारा सिंचाई, क्योंकि नहरों द्वारा सिंचाई से जो मृदा है वो लवणीय हो जाती है, मतलब सैलाइन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, केशिका क्रिया के द्वारा जो नीचे जो लवणीय भाग होता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के पश्चात ऊपरी परत पर जमा हो जाता है। इसीलिए नहरों के किनारे आप देखेंगे सफेद पट्टी पाई जाती है। आप अगर सैटेलाइट डेटा पे देखेंगे या उसके किनारे आप मोटरसाइकिल से घूम रहे हो या आप किसी ट्रेन से गुजर रहे हो तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक व्हाइटिश पैच दिखता है। तो वो क्या हो जाता है कि वो पूरी मृदा जो है क्या हो जाती है, सैलाइन हो जाती है, अधिक मात्रा में पानी के जमा होने की वजह से। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 107 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का प्रमुख व्यापारिक संगठन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ट्रेड ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, दक्षिणी एशिया अग्रणी व्यापारिक समझौता शाप्टा, द साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। उसके बाद आपका जो है लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड संगठन, और जो चौथा है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो जो आपका डी नंबर ऑप्शन है वही आपका जो है क्या है, एक प्रमुख विश्व का व्यापारिक संगठन नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 108 नंबर, कथन दिया हुआ कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। कारण दिया हुआ कि पश्चिमी यूरोप एवं पूर्वी उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करता है, जो कि विश्व के दो सर्वाधिक विकसित प्रदेश हैं। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, मतलब कि कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 109 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मैंग्रोव का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन एरिया ऑफ मैंग्रोव। ऑप्शन दिए हुए हैं सुंदरवन, महानदी डेल्टा, खंभात की खाड़ी और तराई। तो आपका जो तराई है वो आपका ऑप्शन सही है। 110 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयला भंडार रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल इन इंडिया। ऑप्शन दिए हुए वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना। तो आपका जो दिए गए विकल्प उनमें झारखंड में सबसे ज्यादा रिजर्व है था उस समय जब आपका ये पेपर पूछा गया था। 111 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि माल प्रभा तथा घाट प्रभा बहुउद्देशीय योजनाएं किस राज्य में स्थित हैं। इन विच स्टेट माल प्रभा एंड घाट प्रभा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर लोकेटेड। ऑप्शन दिए हुए हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कर्नाटका। अब उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि माल प्रभा और घाट प्रभा ये जो आपकी जो हैं उद्देशीय परियोजनाएं हैं, ये किस नदी बेसिन के अंतर्गत आती हैं। 112 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पाली, पाड़ा, नगला, डांडी आदि नाम भारत के किस प्रकार के ग्रामीण अधिवासियों के हैं। सो पाली, नाड़ा, नगला, धानी etc are the names given to which type of rural settlements in India। ऑप्शन दिए हुए हैं हैमलेटेड सेटलमेंट मतलब पल्ली बस्तियां, उसके बाद गुच्छित बस्तियां क्लस्टर्ड सेटलमेंट, अर्धगुच्छित बस्तियां सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट और परिक्षिप्त बस्तियां डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। तो जो आपका सही आंसर है वो है आपका ए नंबर ऑप्शन, पल्ली बस्तियां। अगला जो प्रश्न पूछा गया 113 नंबर प्रश्न कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इंडाल,
जो कि बेलगाम में स्थित है, ये आपका सही है। हिंडाल्को आपका रेणकोट में सही है। नालको आपका कोरापुट में सही है। लेकिन आपका जो मालको है वो आपका कोरबा में नहीं है। 114 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का भाग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP? ऑप्शन दिए हुए हैं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। दूसरा है मरुस्थल एवं सूखा प्रवण विकास कार्यक्रम, डेजर्ट एंड ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट। तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। चौथा है ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं विकास बाल विकास, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका बी नंबर, डेजर्ट एंड ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट, मरुस्थल एवं सूखा प्रवण विकास कार्यक्रम। अगला जो प्रश्न पूछा गया और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बाद के वीडियो में हम लोग इस प्रश्न पत्र का आखिरी जो है पार्ट देखेंगे, जिसमें 116 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न तक सॉल्व करेंगे। मतलब कि कुल 35 प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जो था वो प्रश्न पत्र पहला था, मतलब कि भूगोल के 2 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं RPSC में, और जो तीसरा प्रश्न पत्र होता है वो राजस्थान GS से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो है आपके पहले प्रश्न पत्र में अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 114 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अब 115वां नंबर जो प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है वो 115वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा एवं इस्पात उद्योग का केंद्र मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया? ऑप्शन दिए हुए दुर्गापुर, तो दुर्गापुर में है ही आपका, भिलाई में भी है, सलेम में भी है, लेकिन डोलवी में नहीं है। तो डोलवी कहाँ पे है आपका? ये कर्नाटका में दिया हुआ है, तो डोलवी आपका नहीं है। ठीक है, आपसे जो पूछा गया है ये देख लीजिए, विच इज द फॉलोइंग सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इज नॉट शोन इन द करेक्टली ऑन मैप? तो आपका जो डॉल्बी है वो नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो भी आपको जानकारियां दी गई हैं, जो आपको पेपर सॉल्व कराया गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। और आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगर कोई क्वेरी है तो आपको व्हाट्सएप नंबर या नंबर दिया गया है, उस पर आप पूछ सकते हैं। एक फेसबुक ग्रुप है ज्योग्राफी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल एक्सेट्रा जो है चैनल के लिंक पर दिया हुआ है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।